दोस्तों, YouTube के अपने इस शैक्षिक कार्यक्रम में मैं आप समस्त लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक छोटे से व्याख्यान के द्वारा मैंने YouTube की दुनिया में प्रवेश किया था, लेकिन औपचारिक शैक्षिक रूप में मेरा पहला व्याख्यान मैं आज एक लघु छोटा सा व्याख्यान इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के बेसिक्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर देने जा रहा हूँ। आप सब लोग जानते भी हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में पढ़ाया भी करता था और सर्वाधिक समस्या इसी पेपर में लोगों को आती भी है, जिसके बारे में हमारे छात्र हमारे स्टूडेंट्स निरंतर मुझसे सवाल भी पूछते रहते हैं और कुछ पर्पसफुल देने के लिए कहते भी रहते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से अपने औपचारिक लेक्चर की शुरुआत करने की कोशिश की है। और सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के बारे में बता देता हूँ। तो सर्वप्रथम तो आप जानना है कि इंटरप्रिटेशन है क्या, इंटरप्रिटेशन करता कौन है और इंटरप्रिटेशन होता किसका है। तो इस संदर्भ में जानिए कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स मीन्स स्टैट्यूट्स आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है, स्टैट्यूट एंड लॉज आर सिनोनिमस। हमारे संविधान में कहीं पर भी स्टैट्यूट शब्द का प्रयोग विधि के लिए नहीं किया गया है और इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा, पूरे संविधान में कहीं भी स्टैट्यूट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो क्या किया गया है, वहाँ लॉ शब्द का प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 13 में आप लॉ शब्द और लॉ के अंतर्गत आने वाली तमाम चीज़ें जैसे ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत प्रयोग किए गए हैं। तो स्टैट्यूट यहाँ इंटरप्रिटेशन में स्टैट्यूट शब्द का प्रयोग होता है, लॉज के भी प्रयोग होते हैं, लेकिन स्टैट्यूट्स का प्रयोग यहाँ किया गया है। स्टैट्यूट्स है क्या, उसके पहले अगर हम जान लें तो हमारे यहाँ शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के तहत शक्तियों को भिन्न भिन्न फंक्शनरीज के तहत बांट दिया गया है कि वो एक पर्टिकुलर फंक्शनरी अपना एक असाइंड कार्यक्रम को करेंगे। जैसे हमारे यहाँ विधायिका का कार्य है लॉ इनेक्ट करना, विधि को बनाना, और कार्यपालिका उन्हीं बनाए गए विधियों को कार्यान्वित करता है, जबकि न्यायपालिका उस विधि की व्याख्या करता है, निर्वचन करता है, जो हमारा यहाँ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का सब्जेक्ट मैटर है। तो इंटरप्रिटेशन क्या है, तो सिंपली अगर हम देखें तो इंटरप्रिटेशन मीन्स knowing the intention of the legislature for a what purpose laws are enacted। कहने का तात्पर्य है कि विधायिका के आशय को जानना है कि उसने किस आशय से, किस पर्पस से, किस उद्देश्य को लेकर कोई भी विधि को निर्माण किया है। आप सब जानते ही हैं कि विधायिका के द्वारा बनाए गए किसी भी विधि का एक डिफिनिट पर्पस होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है। कोई भी विधि पर्पसलेस नहीं होता है, विधि बनाने के पीछे एक उद्देश्य होता है और वही उद्देश्य का फुलफिलमेंट जो है, उस उद्देश्य के आशय को जानना ही न्यायपालिका का कर्तव्य होता है कि किस आशय से कोई विधि बनाया गया है। यहाँ पर यह भी एक चीज जानने योग्य है कि ये आशय वो तभी जानेगा when there is any ambiguity, any absurdity, any inclarity in either language of the law or words of the provisions of the law। यानी सवाल तभी उठता है जब किसी भी बनाए गए विधि के शब्द साधारण अर्थों में समझ में आ जाने वाले हैं, उसकी भाषा में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है, उसमें कोई भी अस्पष्टता नहीं है, तब तो वो विधि उसी रूप में लागू हो जाएगी। तब तो यहाँ पर कोई समस्या ही उस विधि के संदर्भ में नहीं है। समस्या तब आती है when there is any ambiguity, any absurdity, any inclarity। अगर उस लेटर्स ऑफ द लॉ में, उस विधि के शब्दों या भाषा में कोई अस्पष्टता हो, कोई क्लिष्टता हो और वो समझ में ना आ रही हो, या
अगर इंटरप्रिटेशन की भाषा में कहें तो उसके दो अर्थ निकलते हों, एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों, तब समस्या पैदा होती है। तब वहाँ से फिर वो न्यायपालिका का जुडिकेचर का सब्जेक्ट हो जाता है कि वो उसको अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, विधायिका का उस विधि को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा, इस हिसाब से न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है। ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका का काम सिर्फ इंटरप्रिटेशन करना है। न्यायपालिका का काम लेजिस्लेट करना नहीं है, विधि बनाना नहीं है। इसलिए न्यायपालिका अपने दायरे में रहते हुए ही विधि का निर्वचन करेगी। वो विधि में अपने तरफ से कोई भी शब्द जोड़ नहीं सकती है और न ही उसके भाषा को परिवर्तित कर सकती है। ये शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत की सामान्य विशिष्टताएं हैं। तो यहीं पर समस्या उठती है कि जब उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तब न्यायपालिका का कार्य यहाँ से शुरू होता है और वो विधायिका के आशय अकॉर्डिंग टू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, जिसको लीगल टर्म में सेंटेंसिया लेजिस या मेंस या सेंटेंसिया लेजिस भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। तो ध्यान रखें कि ये पहला सिद्धांत है और फंडामेंटल सिद्धांत है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का कि नोइंग द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, दैट फॉर व्हाट पर्पस एनी लॉज हैव बीन मेड, किस उद्देश्य से किसी भी विधि को बनाया गया है। और उस उद्देश्य को जानने के लिए ही तमाम जुगत किए गए हैं, सारे रूल्स प्रोनाउंस किए गए हैं, सारे रूल्स को बनाया गया है और इंटरप्रिटेशन के नियमों की व्याख्या की गई है। मसलन अगर हम देखें तो हम लोग आगे चल कर के देखेंगे कि कुछ इंटरप्रिटेशन के रूल्स हैं, जैसे ग्रामेटिकल रूल्स यानी व्याकरणिक नियम, गोल्डन रूल यानी स्वर्णिम नियम, मिसचीफ रूल यानी रिष्टि अथवा दोष परिहार का नियम। तो इन सारे नियमों के माध्यम से ही इंटरप्रिटेशन अर्थात निर्वचन किया जाता है। जैसे अगर मान लिया जाए सबसे पहले लॉ में कहीं कोई क्लिष्टता या कहीं पर कोई एब्सर्डिटी या कहीं पर कोई अस्पष्टता है तो सबसे पहले निर्वचन न्यायपालिका करेगी उसके ग्रामेटिकल या लिटरल रूल के हिसाब से, यानी लिटरल जैसे शब्द लिखे गए हैं उसी हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। लेकिन जब इस नियम के हिसाब से तब भी उसके अर्थ समझ में ना आ रहे हों, उसका आशय समझ में ना आ रहा हो, तो यहाँ से हटकर फिर गोल्डन रूल पर आएगा। और गोल्डन रूल से भी जब आशय न स्पष्ट हो रहा हो तब फिर मिसचीफ रूल, जिसको आप लोग हेडेंस रूल भी कहते हैं, यानी रिष्टि का नियम, दोष परिहार का नियम, फिर उस नियम के हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, उसका निर्वचन किया जाएगा। उद्देश्य एक है, उद्देश्य सिर्फ एक है, विधायिका के आशय को जानना। हम लोग डिस्कस स्टार्टिंग में ही किए, शुरुआत में ही किए हैं कि लॉ इज इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर विथ अ डिफिनिट पर्पस इन माइंड, एक निश्चित उद्देश्य से किया जाता है। और साथ ही जिन शब्दों का विधायिका ने प्रयोग किया है, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट नो एनी वर्ड कैन बी एब्सर्ड, जो भी शब्द हैं वो बेकार या बेजा इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, उसके कुछ ना कुछ अर्थ होंगे, कोई ना कोई उद्देश्य होगा। भले वो समझ में आने में मुश्किल है, समझ में ना आ रहा हो या कोई अस्पष्टता की वजह से समझ में ना आ रहा हो, तब इसको दूर करने के लिए विधि को पर्पसफुल और सौदेश्यपूर्ण बनाने के लिए विधायिका न्यायपालिका उसे विधायिका के आशय के हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करेगी। और दूसरा जो बेसिक सिद्धांत है वो है रीडिंग द स्टैट्यूट एज ए होल, यानी किसी भी विधि को समग्र रूप से पढ़ना है, पूरे तौर पर पढ़ना है। यहाँ रीडिंग द स्टैट्यूट एज ए होल से क्या समझते हैं? यहाँ मान लिया जाए कि कोई सेक्शन दिया गया है, तो किसी सेक्शन का अर्थ अगर स्पष्ट हो जाता है तो उस सेक्शन
को फिर हम उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर उस सेक्शन से आशय विधि का स्पष्ट न हो रहा हो तो उस सेक्शन से जुड़े हुए कई चीज़ों को हम देखते हैं, जैसे उसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, उसके प्रोविज़ो को देखते हैं, उसके इलस्ट्रेशंस को देखते हैं, उदाहरण को देखते हैं। कई प्रोविजंस के तो इलस्ट्रेशन हम देखते हैं और इलस्ट्रेशन देखने के तत्काल बाद ही हमें वो सारा प्रोविजन समझ में आ जाता है। तो इस तरह से रीडिंग द स्टैट्यूट एज ए होल, पूरे तौर पर पढ़ना। और यही नहीं, अगर इससे भी विधि का आशय, इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर स्पष्ट नहीं होता है तो उसके आसपास के प्रोविजंस, आसपास के सेक्शंस को देखते हैं। और उससे भी अगर ना होता है तो फिर हम प्रीएम्बल, प्रस्तावना को देखते हैं, डिफिनीशन क्लाउज को देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम देखते हैं कि उस विधि को बनाने का क्या आशय था, और इसी आधार पर न्यायपालिका उस विधि का निर्वचन करती है ताकि विधायिका का आशय, विधायिका का इंटेंशन स्पष्ट हो सके। इसी इंटेंशन को जानने के लिए और इंटरप्रिटेशन के लिए तो आगे चल करके हम देखेंगे कि इंटरनल एड्स और एक्सटर्नल एड्स जैसे सिद्धांतों को अपनाया गया है। इंटरनल एड्स मतलब आंतरिक सहायक। आंतरिक सहायक मतलब एक स्टैट्यूट के अंदर जितने भी चीज़ हैं, मसलन प्रीएम्बल, टाइटल, शॉर्ट टाइटल, इलस्ट्रेशंस, एक्सप्लेनेशंस, जितने भी चीज़ हैं उन सारी चीज़ों से मिला करके इंटरप्रिटेशन करना, निर्वचन करना। और इसके बाद भी अगर उस विधि का आशय स्पष्ट न होता हो तो फिर एक्सटर्नल एड्स की भी व्याख्या की गई है। एक्सटर्नल एड्स मतलब बाह्य सहायक। बाह्य सहायक में फॉरेन डिसीजंस हो गए, पार्लियामेंट्री डिबेट्स हो गए, फॉरेन कोर्ट्स के डिसीजन हो गए, इन तमाम चीज़ों को ले करके तब इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा ना कि ये दो बेसिक्स, दो फंडामेंटल्स हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की। फर्स्ट, नोइंग द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, विधायिका के आशय को जानना। क्या आशय, किस आशय से उस पर्टिकुलर, उस विशिष्ट विधि को बनाया गया है। और दूसरे, रीडिंग द स्टैट्यूट एज ए होल, यानी पूरे विधि को समग्र रूप से पढ़ना। दोस्तों, ये दो सिद्धांत ऐसे हैं कि आप कहीं भी लिख सकते हैं और कहीं भी इन दो सिद्धांतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, कहीं भी इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। ये इतने आधारभूत और फंडामेंटल हैं। यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है और बड़ा उठना लाजमी है कि देखिए, विधि कौन बनाता है? विधि तो लेजिस्लेचर बनाती है, विधायिका बनाती है। तो जब विधि विधायिका ही बनाती है तो क्यों ना विधायिका ही उसको इंटरप्रेट करे, विधायिका ही इसको व्याख्यायित कर दे। अगर विधायिका इसको व्याख्यायित कर देती है तब तो ये सरल है, क्योंकि उसने बनाया है तो फिर वो उसको सही ढंग से व्याख्यायित भी कर सकता है। दोस्तों, लेकिन गलत। क्यों? क्योंकि विधायिका विधि बना करके और वो समाप्त हो जाती है। समाप्त करने का मतलब विधायिका डिसॉल्व नहीं होती है। इसको लीगल टर्म में फंक्टस ऑफिसियो कहते हैं। फंक्टस ऑफिसियो यानी कोई भी कार्य किसी ऑफिशियल को या किसी संस्था को अगर प्रदान किया गया है तो वो कार्य संपन्न होने के बाद उसका कार्य वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही अगर विधायिका ने किसी पर्टिकुलर विधि को बना दिया है तो उस विधि के बनाने के बाद उसका उस पर फिर कोई दायित्व न रह जाता है। और ऐसे भी विधायिका तो आप जानते हैं कि एक बड़ी संस्था है, कोई पर्टिकुलर व्यक्तियों से तो बना है नहीं, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति व्याख्या कर नहीं सकता है। और दूसरी बात, जिसने विधि बनाया वो विधायिका शायद उस समय कुछ और पहले की थी, 10 साल पहले की थी, तो 10 साल बाद वाली विधायिका आखिर उस विधि को कैसे व्याख्यायित कर सकती है। तो इन सब बातों को सोचते हुए ही निर्वचन का और इंटरप्रिटेशन का दायित्व जुडिशियरी पर सौंपा गया और जुडिशियरी को इंटरप्रिटेशन के लिए असाइंड किया गया। तो इन सब को देखते हुए इन दो सिद्धांतों को हमें याद रखना है कि नोइंग द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर और रीडिंग द स्टैट्यूट एज ए होल। तो इन दोस्तों, आज का ये लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।